मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वरिष्ठ साहित्यकारों से रूबरू कराते हैं और इसमें चर्चा होती है उनकी साहित्य यात्रा पर। आज जो हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, दर्शकों, जितनी खूबसूरत उनकी रचनाएं हैं उतना ही सादगी भरा है उनका व्यक्तित्व। मैं हमारी आज की अतिथि वरिष्ठ कवित्री का स्वागत दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि आसमां छू लेना कामयाबी नहीं, आसमां छू लेना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी तो वो है कि आसमां भी छू लो और पाँव भी ज़मीन पर हो। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी आज की अतिथि वरिष्ठ कवित्री बीना बेंजवाल जी का। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। बीना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो साहित्य यात्रा है इसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ? मेरी जो साहित्य यात्रा है उसका प्रारंभ खुशबू गांव से हुआ। मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता और मैं अपने को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा जो बचपन गांव में बीता, उन वादियों में बीता। तो मेरा जो जन्म हुआ है वो केदार घाटी में देवशाल गांव में हुआ है। जी। और हम लोग पहले कालसी रहते थे, तो पिताजी का स्थानांतरण पीलीभीत हुआ और फिर हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। तो जो गांव है वो केदार घाटी के पास देवशाल में उस समय स्कूल नहीं था जी। तो फिर बड़सू जागधार में स्कूल था और फिर मुझे वहाँ एडमिशन दिलवाया मम्मी ने, पापा तो बाहर ही थे जी। 5वीं पास मैंने वहीं से की। तो जो प्रकृति के बीच बचपन बीता, हाँ जी, उससे जो कविता लिखने की प्रेरणा मिली। और पिताजी लिखते थे कविताएं गढ़वाली में भी, हिंदी में भी। तो जो काव्य संस्कार मिला उनसे मिला और जो पहाड़ को देखने की दृष्टि है वो माँ से मिली। तो माँ, जैसे पहाड़ी महिला का जीवन होता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है जी। तो उनसे मुझे पहाड़ को देखने की, उसको जीने की दृष्टि मिली। तो आगे जीवन बढ़ता गया और उसके बाद मेरी 8वीं तक की जो पढ़ाई हुई वो बिचला चांदपुर में हुई, वहाँ मेरे चाचा जी रहते थे। और 9th से जो MA BEd है वो मैंने गोपेश्वर किया जी। तो वो जो गोपेश्वर मेरा जाना है वो मैं मानती हूँ एक तरह से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जी। 12th GGIC गोपेश्वर से किया, फिर एडमिशन लिया BA में PG कॉलेज गोपेश्वर में। तो उस समय गोपेश्वर का जो साहित्यिक माहौल था वो बहुत सुंदर था, मतलब लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे। और वहाँ पर चित्रकार B मोहन नेगी जी थे जी। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और मेरी जो पहली तुकबंदी तो मैंने 12th से करनी शुरू कर दी थी, हाँ जी। लेकिन जो कविताएं छपनी शुरू हुई वो BA से शुरू हुई। जी। और BA में जो मेरी पहली कविता है वो छपी प्रयास पत्रिका में, जिसे B मोहन नेगी जी जो चित्रकार थे वो हाथ से लिखित निकालते थे। तो उसमें पहली कविता मेरी शुरू मतलब जो छपी है, और वो कविता थी कि ठोस बर्फ के अंदर चंचल जलधारा सी अनवरत बहती जिंदगी। ठोस बर्फ के अंदर चंचल जलधारा सी अनवरत बहती जिंदगी, कभी कांटों की राह तो कभी फूलों की सेज बनती जिंदगी, कभी कांटों की राह तो कभी फूलों की सेज बनती जिंदगी। और उम्र की किताब का एक पृष्ठ घटाती, उम्र की किताब का एक पृष्ठ घटाती तो अनुभवों का एक पृष्ठ बढ़ाती जिंदगी, तो अनुभवों का एक पृष्ठ बढ़ाती जिंदगी। तो ये पहली कविता थी जो प्रयास में छपी। उसके बाद जो PG कॉलेज की मैगजीन थी माधुरी, उसमें भी मेरी कविता छपी और फिर छपनी शुरू हो गई। फिर आकाशवाणी नजियाबाद से कविता पाठ करना मैंने शुरू किया, फिर दूरदर्शन से कविता पाठ आगे बढ़ता चला गया। तो वो जो गोपेश्वर का जो मेरा वो दौर था 87-88 का, तो वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। तो तब उस समय मेरी कविताएं जो हैं वो हिलास में, बुग्याल में, शैल सुता में, गढ़ है ना जो समाचार पत्र निकलता था उसमें मेरी छपनी शुरू हुई। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उसी बीच जो मेरी कविता है, हाँ जी, वो एक आध्यात्मिक पत्रिका में भी छपी, परमार्थ में। हाँ जी जी जी। तो उससे भी मुझे एक प्रेरणा मिली। भले ही बाद में मैंने अपना जो लिखने का जो राह थी वो बदल दी, प्रकृति और समाज
विषयों पर मैंने लिखना शुरू किया। तो वो प्रारंभिक दौर था मेरी कविताओं का, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। यात्रा शुरू हुई। अच्छा, जो पहली एक सफल कोशिश होती है, चाहे जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जब उसके कदम बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसको हमेशा यादगार रहती है, बोल सकते हैं उसके लिए। और अगर साहित्य की बात की जाए तो एक पहली रचना जिससे एक कवि को पहचान मिलती है। तो आपकी ऐसी साहित्य यात्रा में ऐसी कौन सी रचना है जो आपको लगता है जिसने आपका परिचय दुनिया से कराया कि हाँ, ये बीना बेंजवाल है? वैसे तो क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरा बचपन है वो पहाड़ में बीता है, हाँ जी। तो वहाँ के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं, उनके इर्द गिर्द घूमा। हाँ तो मैंने पत्थरों पे बहुत लिखा है। और चाहे वो बिसौनी को ढूंगो होता है, जिसमें हम लोग गायों के साथ जाते थे, घास के लिए जाते थे, तो बोझ जब भारी हो जाता था तो उस पत्थर में अपना बोझ बिछाते थे, फिर बैठकर थकान मिटाते थे। गायों के साथ जा रहे हैं तो उस पत्थर में हम अखरोट फोड़ रहे हैं, तो उस पत्थर में बचपन बीता, तो उस पर भी मैंने लिखा। लेकिन जहाँ तक प्रतिनिधि कविता की मैं बात करती हूँ तो वो मेरी उरख्याऊ मानी जाती है। ओखल जो होता है उसमें जो कूटा जाता है अनाज, धान कूटा जाता है, तो वो मेरी प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। और इसके अलावा सिलोटू पर भी मैंने लिखी, और भी बहुत सारी रचनाएं पेड़ों पर लिखी, तो इसको मैं एक अपनी प्रतिनिधि रचना मानती हूँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिनसे आपने प्रेरणा ली, जिनसे प्रेरित होकर हम कह सकते हैं आपने लिखना शुरू किया? जैसे मैंने कहा कि बीए से लिखना शुरू किया, हाँ जी। और उस समय मुझे जो साहित्य पढ़ने को मिला वो बी मोहन नेगी जी के माध्यम से मिला। तो वो दौर था, मैंने पत्र पत्रिकाएँ भी पढ़ी, तो अबोध बंधु बहुगुणा जी, कन्हैयालाल डंडरियाल जी, इन लोगों को मैंने पढ़ा। फिर आगे नेत्र सिंह असवाल जी हैं, या और भी जो हमारे जो नए रचनाकार हैं मेरे साथ के, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इन सभी से मुझे प्रेरणा मिली। और स्वयं नेगी जी, बी मोहन नेगी जी जो चित्रकार थे, वो भी कविताएं लिखते थे। और जब मैं इस काव्य यात्रा में आगे बढ़ती हूँ और अबोध बंधु बहुगुणा जी का जिक्र करती हूँ, तो एक अनुभव मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और यह अनुभव मैं अपने जो दर्शक हैं उनके साथ भी बांटना चाहूँगी। कि एक बार क्या हुआ कि मैं कविताएं लिखती थी, मंचों पर पढ़ती थी, वो कहते थे कि बीना तूने पहाड़ को जिया है। तो जब मैंने कविता सुनाई तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बीना, कहीं लगता है कि तुम्हारी कविता में थोड़ा डिटोरेशन आ रहा है, थोड़ा मैंने अपनी धारा बदल दी थी जी। तो ये जब उन्होंने कहा तो मैंने बहुत सोचा, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से एक बीज मंत्र मिला जी। कि मुझे ऐसी कविताएं नहीं लिखनी है कि जो मेरे स्वभाव के, या जो मुझे केवल तालियों के लिए नहीं लिखनी है। मुझे पहाड़, क्योंकि मैंने पहाड़ को, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने पहाड़ को जिया है जी। तो वो पहाड़ मेरी कविताओं में दिखना चाहिए। उस पहाड़ की नारी का संघर्ष, उसका जो जीवन है वो मेरी कविताओं में दिखना चाहिए। तो उनकी उस बात को मान लो कि मैंने गांठ बांध लिया, और उसी के अनुसार फिर मैंने आगे लिखना शुरू किया। तो ये मेरे मतलब जीवन का एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनके द्वारा मुझे मिली, क्योंकि वो ऐसा दौर था कि उस समय बहुत कम लिख रहे थे। हाँ जी। मैं लिख रही थी और बीणा पाणी जोशी जी, हम दो लोग उस समय गढ़वाली में लिख रहे थे। आज तो लगभग 100 के करीब गढ़वाली में कविताएं, कवियत्रियाँ हैं, वो लिख रही हैं। लेकिन वो दौर था, तो मैंने फिर जब मैं मंचों पर जाती थी तो ये लोग मुझे प्रोत्साहन देते थे, प्रेरणा देते थे, और फिर उनको पढ़ते हुए फिर मैंने आगे मतलब लिखना शुरू किया। और एक अनुभव विस्तार हुआ, एक जो काव्य चेतना है उसका विस्तार हुआ। जितना आप पढ़ोगे, जितना दूसरों को सुनोगे, तब आपको लगता है कि नहीं, ऐसा लिखा जाना चाहिए और अभी मुझे ये सुधार करना है। तो इस तरह से ये काव्य यात्रा आगे बढ़ती चली गई। तो गढ़वाली में भी लिखा और फिर हिंदी में भी लिखा जी। हाँ, तो मतलब 91 में मेरी शादी हुई और 93 में केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं जॉब में आ गई, और उसके बाद लिखना जारी रहा। हाँ जी, हाँ जी। और जो पहला जो कविता संग्रह छपा मेरा, वो 1995 में छपा जी। और वो है मुट्ठी भर बर्फ। तो ये पहला कविता संग्रह मेरा जो चिट्ठी प्रकाशन से छपा है, तो ये मुट्ठी भर बर्फ है। और उसके बाद जो 96 में छपा वो कमेड़ा आखर। तो मतलब ये आपने हिंदी और गढ़वाली दोनों एक साथ लिखा में लिखा है। तो ये मतलब कानपुर से ये सम्मानित भी हुई है कृति मेरी। हाँ जी। तो इस तरह से ये कविता का लेखन शुरू हुआ जी। और बाद में फिर मैं थोड़ा शब्दकोश की ओर बढ़ती चली गई। हाँ जी, शब्दकोश के बारे में भी आप बताइएगा हमें और हमारे दर्शकों को, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो चलिए, ये
कविताओं से शब्दकोश की ओर बढ़ना मेरे जीवन के लिए भी मतलब एक नया मोड़ था जी। कि जब विवाह हुआ तो रमाकांत बेंजवाल जी जो हस्बैंड मेरे स्वयं लिखते हैं, तो उनकी भी ये इच्छा थी कि हम गढ़वाली में एक शब्दकोश निकालें। श्री अरविंद पुरोहित जी वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, तो हम तीनों लोगों ने मिलकर शब्दकोश पर काम शुरू किया। जी सर। और खुशबू मैं कहूँगी 15 साल इस शब्दकोश को बनाने में हमें लगे, शब्दों का संकलन हुआ। फिर मेरी जो ड्यूटी हुई वो ड्यूटी थी कि उन शब्दों को व्याकरणिक कोटि देना। जी हाँ, तो ये व्याकरणिक कोटि का जो कार्य था बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कोई शब्द संज्ञा है, आपने उसको सर्वनाम लिख दिया या अव्यय कर दिया, तो ये त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इस पे ये जो ड्यूटी थी ये मेरी थी, और इस तरह से इस पे हमारे 15 साल लगे, और 2007 में ये हमारा शब्दकोश छपकर सामने आया, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, जो हम तीनों लोगों ने निकाला। जी। उसके बाद भी फिर हम लोग शब्दकोश पे काम करते रहे। फिर हमारा आया 2018 में हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश। तो वो शब्दकोश मिस्टर बेंजवाल और मेरा है, हम दोनों लोगों ने निकाला है। और वो हमने इस तरह से वो शब्दकोश निकाला, वो एक तरह से लर्नर कोश है। हाँ जी। कि जो हमारी आज की पीढ़ी गढ़वाली नहीं बोल रही है, गढ़वाली से दूर भाग रही है, तो उनके लिए था कि वो गढ़वाली से हिंदी, फिर अंग्रेजी, और उसके साथ साथ फिर हमने रोमन में भी शब्द उसमें दिए हैं कि जो देवनागरी नहीं पढ़ पाता है वो रोमन के माध्यम से उनको पढ़ेगा। जी, आपने यहाँ पे गढ़वाली की बात की, जैसे कि बच्चे दूर भाग रहे हैं, गढ़वाली जो खुद हैं उनको भी शायद गढ़वाली इतने अच्छे से बोलनी नहीं आती। तो अगर गढ़वाली साहित्य की बात की जाए, आपने तो खुद लिखी है गढ़वाली में रचनाएं, तो उसकी दिशा दशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया खुशबू आपने, क्योंकि मैं शब्दकोश पे हमने काम किया, उसमें हमने व्याकरण का भी कुछ पोर्शन उसमें दिया है। तो जहाँ तक वर्तमान में गढ़वाली की दशा और दिशा की स्थिति है, अपेक्षाकृत पहले भी लिखा गया है, लेकिन अब पहले कविताएं ज़्यादा लिखी गई, गद्य विधाओं पर कम लिखा जा रहा था, तो वो आज लिखा जा रहा है। पहले महिलाएं कम लिख रही थी, आज बहुत लिख रही हैं, वो भी खुशी की बात है। और जहाँ तक दिशा की बात है, तो मैं मानती हूँ कि जब लिखा जा रहा है तो इसकी दिशा भी बहुत अच्छी है। और ये तो और खुशी की बात है कि अब पाठ्यक्रम में भी गढ़वाली शामिल हो गई है, उसकी पाठ्य पुस्तकें बन गई हैं, उसमें भी मैंने काम किया है। तो ये इसकी दशा है और अच्छा लगता है। बहुत सारी, अभी आखिर ने एक संग्रह निकाला है 100 कवियत्रियों का, तो उसमें 100 कवियत्रियों की कविताएं शामिल हैं। तो ये तो आप दशा अपने आप पता चल जाती कैसे लिखा जा रहा है। तो और दिशा भी मैं मानती हूँ कि उज्जवल है। और बहुत हम गढ़वाली के जो साहित्यकार हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी है, गढ़वाली का प्रचार प्रसार हो रहा है। जी, आपने यहाँ सोशल मीडिया की बात की, तो आजकल अगर देखें समाज में, तो जो बच्चे हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो है, वो सोशल मीडिया के थोड़ा ज़्यादा करीब हुई है और किताबों के थोड़ा दूर हुई है, अगर पहले से अब कंपेयर करें तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अगर किसी को साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कितनी महत्वपूर्ण है कि हम किताबें पढ़ें? किताबों का अपना महत्व है, क्योंकि मुझे भी शुरू से बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का, तो किताबों का अपना महत्व है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गढ़वाली के संदर्भ में जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से गढ़वाली लिखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले ज़्यादा हुए हैं। कि पहले उतनी नहीं पढ़ी जाती थी, अब लिख रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, लाइव कार्यक्रम आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो गढ़वाली है उसको एक मंच मिला है और गढ़वाली भाषा को सुनने पढ़ने वाले ज़्यादा बढ़े हैं, मैं ये मानती हूँ। किताबों का भी महत्व है, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंच मिला है गढ़वाली को। मंच मिला है जी। अच्छा, आपको पहले घर में भी आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहित किया लिखने के लिए, उसके बाद कॉलेज में भी एक माहौल मिला, तो विवाह के बाद क्या आपको घर की जिम्मेदारियां भी थी आपके ऊपर, और उसके बाद आपको साहित्य के क्षेत्र में भी आपने इतना कुछ किया है, तो आप क्या समय निकाल पाती थी साहित्य के लिए भी? ये ज़रूर है कि एक जो गृहिणी है, अगर वो जॉब में भी है, तो उसको इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना, थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उसको चलना पड़ता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरी सास जी मेरे साथ थी। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि 93 में मेरा जॉब लगा, मैं श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विद्यालय से मैंने नौकरी शुरू की, तो सास जी साथ में थी। तो जो बच्चों की परवरिश का दायित्व था वो उनका था,
उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की परवरिश की। और गढ़वाली के संदर्भ में मैं कहूँ कि मेरे दोनों बच्चे गढ़वाली बोलते हैं, तो वो दादी से उन्होंने वो गढ़वाली सीखी। तो वो उनकी पूरी कोशिश होती थी, उनको पता था कि बहू लिखती भी है और इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती थी कि वो मुझे समय दें जी, कि मैं पढ़ूं भी लिखूं भी। और उस समय तो हम शब्दकोश पे काम कर रहे थे, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा काम था उसके लिए। फिर 5 साल तो हमारे प्रूफ रीडिंग में ही लगे। तो ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मुझे मिला। और फिर जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड स्वयं लिखते हैं जी, तो उनकी तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला। वो संस्कृति पे लिखते हैं, इतिहास पे लिखते हैं, यात्रा वर्णन, तो उनकी तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला। और इसी संदर्भ में यात्रा की जब मैं जिक्र कर रही हूँ आपसे, जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2014 में जो उत्तराखंड का मतलब हिमालयी कुंभ जिसे कहा जाता है नंदा राजजात को, हाँ जी, तो वो नंदा राजजात हमने की। और मिस्टर बेंजवाल ने उससे पहले भी की थी वो नंदा राजजात। तो उन्हीं से प्रेरित होकर, क्योंकि उनके पास अनुभव थे कि यात्राओं में क्या क्या किस तरह से पूरी तैयारी के साथ जाना है, जी, तो फिर हम लोगों ने 2014 में वो यात्रा की। और वो मेरे जीवन का मतलब एक स्वर्णिम दौर था। मैं कहती हूँ कि स्वर्णिम उपलब्धि, जिससे मैं कहती हूँ कि 280 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं। नौटी से हमने वो यात्रा शुरू की और होमकुंड और उसके बाद सुतौल होते हुए हम घाट होते हुए फिर हम लोग देहरादून पहुँचे। तो ये परिवार का बहुत बड़ा दायित्व था और उसमें हस्बैंड का भी दायित्व है और हस्बैंड के साथ साथ बच्चों का भी। और बहुत अच्छा लगता है जब परिवार साथ है आपके साथ। क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं 2-2 बजे तक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, तो डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं। तो बेटी किचन का जो दायित्व था वो संभाल लेती थी। बेटे से भी फिर उसमें हेल्प मिलती थी कंप्यूटर पे जो काम करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, हाँ हम लोग उतने नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों की तरफ से भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, हस्बैंड की तरफ से मिला, सास जी की तरफ से मिला। और पहले जो प्रेरणा मिली वो मम्मी पापा से मिली। और इस तरह से ये जो लेखन की यात्रा है, साहित्य यात्रा है, वो मेरी आगे बढ़ी। अच्छा, आपने यहाँ पे महिलाओं का अगर मैं बात करूँ, आपने जिक्र किया अपनी माँ का, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया लिखने के लिए और कभी रोका नहीं कि मत लिखो। उसके बाद आपकी सास जी जो थी, उन्होंने भी आपको कभी रोका नहीं। पर आज वैसे तो हम 21वीं सदी में हैं, हमारा समाज बात करता है समानता की, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं भेदभाव करता है हमारा समाज एक लड़का और लड़की में। तो क्या एक महिला होने के नाते इस साहित्य यात्रा के दौरान कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप एक महिला हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा, जैसे मैं आपसे बताऊं कि मेरी माँ, अभी भी जब हम लोग गांव जाते हैं, मतलब दोनों बहनें हैं, मेरी माँ मिलती है, तो मेरी माँ एक वाक्य बोलती है कि तुम बेटी मेरी दीवा जोत छन। तो मेरी माँ ने स्कूल नहीं देखा, लेकिन 5वीं तक की किताबें उन्होंने घर में पढ़ी। वो चिट्ठी लिखती थी, पढ़ती थी जी, पढ़ती हैं, मतलब अभी भी हैं, गांव में रहती हैं जी। तो उनका जो ये वाक्य है वो मेरे भीतर एक रोशनी भर देता था। मैं सोचती थी माँ ऐसा क्यों बोलती है। तो उस वाक्य पर मैं मनन करती चली गई। तो माँ है, माँ की नज़रें तो बहुत पारखी होती हैं। तो माँ को लगता था कि बेटी मतलब लिखती रहती है, पढ़ती रहती है, तो इसलिए इसका एक राह बदल रही है, सामान्य रास्ते पे जो लोग चलते हैं उससे अलग जा रही है। तो उस मामले में माँ से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। और मुझे नहीं लगा कि कहीं एक महिला होने के नाते कहीं ऐसा कुछ भेदभाव, क्योंकि जब मैं शुरू में अकेले लिख रही थी तो मंचों पर भी मैं कविता पाठ कर रही थी, मुझे समाज का प्रोत्साहन मिल रहा था, तो वो व्यक्तिगत मेरे साथ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग कालसी से गांव लौटे तो हमारे गांव की कोई लड़की तब स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं अकेली लड़की थी जिसे स्कूल भेजा गया, और वो भी दूसरे गांव में, जंगल का रास्ता था। तो बचपन से ही मुझे इस तरह से परवरिश मिली कि मुझे वो भेदभाव वो कहीं नहीं दिखा, उल्टा प्रोत्साहन मिला पापा की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, और अभी तक मिलता जी। पहले की स्थिति से अब तो थोड़ा सुधार है कि हाँ, गांव में तो स्कूल मैं देखती हूँ कि बहुत लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ। पहले वो ये दौर बहुत मुश्किल था। हाँ, तब पहले के दौर की मुश्किल बात दौर की जाए था। तो जी। अच्छा, आपने बताया कि आप हिंदी और गढ़वाली में लिखती हैं, किन विषय पर लिखना आप पसंद करती हैं? मेरा ज़्यादातर जो विषय है वो पहाड़ और पहाड़ की नारी का संघर्ष है। भले आप धीरे धीरे समाज की जो विसंगतियाँ हैं, जो विविधताएं हैं, उन पर भी मैं लिख रही हूँ, लेकिन जो शुरुआत से मैंने लिखना शुरू किया वो पहाड़ की नारी के संघर्ष और उसको सामने रखकर मैंने लिखना शुरू किया। मुख्य विषय मेरा ये है, क्योंकि उसी को मैंने देखा था, तो उसी से मैं आगे लिखती चली गई। आज
मेरी कविताओं में समाज भी है, संस्कृति भी है, वो यथार्थ भी है, तो उन विषयों पर भी। अच्छा, आपने देश पर भी कुछ लिखा है? देश में इतने जो बोल सकते हैं कि जिन पर लिखा जाना चाहिए, एक कवि की कलम चलनी चाहिए, भ्रष्टाचार और न जाने इतने कैसे मुद्दे हैं जिन पर लोग अक्सर लिखा करते हैं, तो आपने भी क्या उस पर लिखा है? हाँ, मैं लिखा उन विषयों पर भी, और मैं गढ़वाली की अपनी एक कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी, स्वागत है बिना। हाल ही में मैंने वो कविता लिखी है, तो वो आज की हमारी जो समाज की विसंगतियाँ हैं उन्हीं पे है कि अंधेरा बसना गोयक, अंधेरा बसना गोयक, उजला उकटना ठोयक। अंधेरा बसना गोयक, उजला उकटना ठोयक। और सच्चे का हिस्से ज़मीन, जो सच्चाई के हिस्से की ज़मीन है, सच्चे का हिस्से ज़मीन, झूठा धरना पोयक। वाह। सच्चे का हिस्से ज़मीन, झूठा धरना पोयक। और चकड़ैत सभी एकजुट, चकड़ैत मतलब एक नेगेटिव शब्द है कि चकड़ैत सभी एकजुट, और मनख्युमा मन मिटोयक, मनख्युमा मन मिटोयक। वाह। अंधेरा बसना गोयक, उजला उकटना ठोयक। और जोट बरखी मंझोणु आग। जेठ का स्वभाव होता है, जेठ का जो महीना होता है कि वो धूप तपन बरसाता है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि जोट बरखी मंझोणु आग, सोण द्योणु डोयक, सोण द्योणु डोयक। और हैसी हद उठण्यू तलक, हैसी हद उठण्यू तलक। और जुकड़ा गहरा घोयक, जुकड़ा गहरा घोयक। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि दर्शन ज्यों का छोटा बहुत, दर्शन ज्यों का छोटा बहुत, बड़ू तोंकू नोयक, बड़ू तोंकू नोयक। अंधेरा बसना गोयक, उजला उकटना, बहुत ही खूबसूरत, उजला खूबसूरती से ठोयक। ये आज की समाज की विसंगतियों पर मेरी कविता है जी। और अगर हिंदी की मैं बात करती हूँ तो मैं बांज के पेड़ पर एक कविता सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत है। बांज पहाड़ का कल्पवृक्ष कहा जाता है, जो हमारी शक्तिमत्ता का प्रतीक है, पर्यावरणीय संचेतना का भी प्रतीक है जी। तो उस बांज के पेड़ पर मैंने लिखा है कि मेरा बचपन उसके इर्द गिर्द घूमा है कि धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज। अनपढ़ कहें जिसे शहरी जन, अनपढ़ कहें जिसे शहरी जन, उसी गांव ने पढ़ा है बांज। अनपढ़ कहें जिसे शहरी जन, उसी गांव ने पढ़ा है बांज। और सोच ऊंची रखता है निश्चित, सोच ऊंची रखता है निश्चित, डाल डाल जो चढ़ा है बांज, डाल डाल जो चढ़ा है बांज। धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज। बहुत प्यारा। कभी बोल बन पाखी के बोले, कभी बोल बन पाखी के बोले, कभी बन हल खेत खड़ा है बांज। कभी बोल बन पाखी के बोले, कभी बन हल खेत खड़ा है बांज। और दे हवा चारा पत्ती ईंधन, दे हवा चारा पत्ती ईंधन, दाता बहुत बड़ा है बांज, दाता बहुत बड़ा है बांज। धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज। अफसोस मिटाए वन नीति उसी की जी, अफसोस मिटाए वन नीति उसी की, जिस राज्य हित लड़ा है बांज। बहुत बहुत खूबसूरत। और तड़प प्यासी धरती की बताए, तड़प प्यासी धरती की बताए, जल से भरा घड़ा है बांज, जल से भरा घड़ा है बांज। आपकी कविता थी, बहुत खूबसूरत। और सच के चूल्हे अंगार बन दह के, सच के चूल्हे अंगार बन दह के, झूठ के बन राख झड़ा है बांज, झूठ के बन राख झड़ा है बांज। और पत्रोल है अपने पर्वत प्रदेश का, पत्रोल जंगल का चौकीदार जी, पत्रोल है अपने पर्वत प्रदेश का, अनुशासन में कड़ा है बांज। अंतिम पंक्तियां हैं जी, स्वागत। हाँ, कि आस्था का वही बहा केदार, आस्था का वही बहा केदार,
जहाँ नहीं गड़ा है बांझ, जहाँ नहीं गड़ा है बांझ, और लौटेगा विश्वास जरूर पहाड़ का, संग उसके जो खड़ा है बांझ, संग उसके जो खड़ा है बांझ। अच्छा बीना जी, बहुत खूबसूरत ये सेशन भी रहा और आपकी कविता तो बहुत ही चार चांद लगा दिया अच्छे कार्यक्रम में। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पंक्ति में कुछ सुझाव आप देना चाहें इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी युवा पीढ़ी को, खासकर उन लोगों को जो लिखना शुरू कर रहे हैं अभी, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? हाँ खुशबू जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नई पीढ़ी है बहुत अच्छा लिख रही है जी, उसमें विषय विस्तार भी हुआ है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उससे कहना चाहूँगी कि वो पढ़ें ज़रूर। जो पुराना लिखा गया है, जो हमारे गढ़वाली के पुराने साहित्यकार हुए हैं, जो उनके द्वारा लिखा गया उसको ज़रूर पढ़ें। और जैसे आजकल होता है कि हम फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं और लाइक और व्यूज़ में उलझ कर रह जाते हैं, तो हम आत्ममंथन भी करें जी कि हमने जो लिखा है वो आत्ममुग्धता का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कि जो हमने लिखा है उस पर चिंतन करें, मनन करें, औरों को पढ़ें, तो तभी हम वो जो हमारा कविता लेखन होगा वो सार्थक होगा, सफल होगा, और हमारी जो काव्य यात्रा है, साहित्य यात्रा है, वो आगे बढ़ती चलेगी। उम्मीद है ये सुझाव को मानेंगे लोग और पढ़ना शुरू करेंगे। आप स्वयं लिखती हैं, आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छी कविताएं आप हिंदी में लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। तो ये है कि नई पीढ़ी अच्छा लिख रही है। हाँ, वैसे तो ये कुछ चंद लम्हे काफ़ी नहीं है एक सेशन के लिए, साहित्य पर चर्चा के लिए, पर समय मुझे इतनी ही इजाज़त देता है। बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में आई। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको पसंद आई होगी दूरदर्शन की ये नई कोशिश, जिसमें हम साथ लाए हैं नवोदित साहित्यकार को और वरिष्ठ साहित्यकार को। ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी साहित्य यात्रा की एक नई कड़ी के साथ। नमस्कार।